यहाँ पे ना क्रेडिट कार्ड एक ट्रैप है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक ही क्रेडिट कार्ड लेना, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड लोगे ना तो चॉइस भी है। आप 3 दिन भी बच्चे को भेज सकते हो स्कूल, 2 दिन भी भेज सकते हो, उसके हिसाब से भी फीस लगेगी। जरूर 4 साल का हो गया तो मन में खुद से हमारे अंदर से होता है कि भाई इंडिया होता तो ये बच्चा स्कूल जाता है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग प्रीके में डाल देते हैं। तो फैमिली में भी दो तरीके के लोग मैं डिवाइड करूंगी। एक तो होंगे जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब लाइक 5 साल से नीचे वाले, और एक है जो 5 साल से ऊपर वाले हैं। $300 और एक्स्ट्रा मान के चलो। इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, और इसके साथ साथ आपका इंटरनेट कनेक्शन भी आप इसमें ले लो, सीवेज भी ले लो आप अपना, और ऊपर नीचे $100-200 ऊपर नीचे कर लेना अगर आप चीप जगह पे रहते हो। जैसे कि मैं 2 लोकेशन पे रह चुकी हूँ अभी तक। एक मैं कैलिफोर्निया में रह चुकी हूँ। कैलिफोर्निया बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। और अभी मैं मैरीलैंड में हूँ, जो कि बहुत ज्यादा चीप भी नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। 1 वीक का अगर मैं बात करूं तो $50 से $60 के बीच में आप लोगों की। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भैया आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी मैं पार्क में आई हुई थी और टाइमिंग हो रहा है 7:30। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अमेरिका में हूँ, वॉशिंगटन जर्मन टाउन में रहती हूँ, मैरीलैंड के स्टेट में जर्मन टाउन सिटी में रहती हूँ। आज मैंने सोचा बैठी हूँ तो कुछ ना कुछ टॉपिक आप लोगों के लिए कल अपलोड कर दूं। 2-3 दिन से मैं देख रही थी कि जो कमेंट बॉक्स है ना, उसमें बहुत सारे मेरे ऐसे फैन फॉलोवर्स हैं जिन्होंने ये डाला कि मैम आप मुझे कॉस्ट ऑफ लिविंग बताइए, हम लोग का वीजा अप्रूव हो गया है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है? वैसे हालांकि मैंने ये टॉपिक बनाया था, बट मैं सोच रही थी कि आज मैं डिटेल में कुछ आप लोगों को बताऊं और कैटेगरी डिफाइन करूं, मींस कैटेगरी में आपको डिवाइड करूं, और उसके बेस पे मैं आप लोगों को समझाऊं कि किस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप यहाँ पे आते हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वीजा अप्रूव हो चुका है और तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे आने की। और जो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, वो डिपेंड नहीं करता कि आप किस वीजा पे हो, सबके लिए सेम कॉस्ट ऑफ लिविंग है। मीन्स जो यहाँ का खर्चा है वो सबके लिए सेम होता है, कोई भी वीजा पे डिपेंड नहीं करता चीजें। अब आती है बात, आज जो मैं आपको चीजें बताने वाली हूँ वो कैटेगरी डिवाइड करूंगी, जैसे कि इंडिविजुअल और एक आपका होगा फैमिली। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, या वो लोग सिंगल हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनकी फैमिली है। तो उन लोगों को अपना अपना कैटेगरी चूज करना है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग सोचेंगे कि उनका कितना लगेगा, मीन्स कितना खर्चा उनका अमेरिका में रहने का आएगा। आप लोगों को पता है मैं रोज वीडियो अपलोड करती हूँ, तो प्लीज सबसे पहले जो भी ऐसे नॉन फॉलोवर्स हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो देखो अगर आज आप सब्सक्राइब करोगे तो रोज आपको शिप्रा वीडियो में दिखाई देगी, रोज आपको कुछ ना कुछ कंटेंट दिखाएगी। और कल, मीन्स कल नहीं, वेडनेसडे की इवनिंग में 7 o'clock मैं लाइव भी आऊंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। अब आती है बात, आज मैं सबसे पहले बात करूंगी इंडिविजुअल की। अगर कोई भी बंदा इंडिविजुअल है तो उसका कितना खर्चा आएगा अमेरिका में आने में। अगर वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है अमेरिका तो कितना खर्चा आएगा उसका, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करते हैं। अब आप ये कैटेगरी अपने आप के लिए सोचिए, अगर आप लोग इंडिविजुअल हैं तो ये आपके लिए वीडियो है, अगर आप फैमिली वाले हैं तो आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फैमिली का भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले बात आती है कॉस्ट ऑफ लिविंग की, कि तो यहाँ पे ना जो मेंटेनेंस वगैरह है, सर्विस वगैरह, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है। अगर कुछ भी अगर मैं मान के चलूँ आप किसी भी लोकेशन पे हो तो 300 से 400 के बीच में इंडिविजुअली आप कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, ये हमेशा डिपेंड करती है लोकेशन पे। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि आप कौन सी लोकेशन पे जा रहे हैं, और अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि मैम इस लोकेशन पे जा रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि ये लोकेशन चीप है या क्या है। तो इस बेस पे आप जैसे भी कमेंट करेंगे मैं बताऊंगी आपको। तो चलो अभी बात करते हैं हम लोग लोकेशन वाइज कि किस लोकेशन पे मिनिमम कितना लगेगा। जैसा कि मैं 2 लोकेशन पे रह चुकी हूँ अभी तक। एक मैं कैलिफोर्निया में रह चुकी हूँ। कैलिफोर्निया बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। और अभी मैं मैरीलैंड में हूँ, जो कि बहुत ज्यादा चीप भी नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। हर जगह की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। कहीं पे आपको ग्रोसरी महंगी मिलेगी तो कहीं पे आपको रेंट महंगा मिलेगा। तो ये चीज डिफाइन करती है लोकेशन टू लोकेशन। जिस भी लोकेशन पे आप जा रहे हो, जेलो करके एप्लीकेशन है, वहां पे जाके आप लोग अपना जो भी रूम रेंट है उसका प्राइस आप लोग चेक कर सकते हो। क्योंकि जेलो पे ना, जेलो लाइक का ओयो, जैसे हमारा इंडिया में ओयो होता है ना, उस तरीके का एप्लीकेशन होता है। उससे आप लोगों को नॉलेज हो जाएगी कि कितना रेंट लगेगा। तो अगर आप इंडिविजुअल हो तो देखो आप वन स्टूडियो रूम में भी रह सकते हो। स्टूडियो रूम क्या होता है, जैसे बड़े बड़े जो घर बने होते हैं ना, उसमें एक सिंगल रूम नीचे बेसमेंट में होता है, या फिर पीछे बैकयार्ड में आपको एक रूम मिल जाएगा जिसमें किचन वगैरह होंगी। तो सिंगल जो बंदा है वो इस तरीके से रह सकता है। सेफ्टी वगैरह होती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप फैमिली के साथ रह रहे हो। अमेरिका ने या इंडियन, ये तो डिसाइड तभी होगा जब आप लोग आओगे यहाँ पे कि कैसी फैमिली आपको मिली है। तो स्टूडियो रूम भी एक आपके पास ऑप्शन होता है। दूसरा होता है 1 BHK। मेरे हिसाब से इंडिविजुअल के लिए 1 BHK थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप इंडिविजुअल हो। अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं और आपको लगता है कभी कभी मुझे फैमिली भी यहाँ पे बुलानी पड़ेगी, तो 1 BHK आपके लिए सफिशियंट है। आप 1 BHK भी ले सकते हो। स्टूडियो रूम जो होता है ना, वो हमेशा सस्ता होता है, आपको 500 से 700 के बीच में डॉलर में मिल जाएगा।
तो कोई भी लोकेशन हो आपको इजीली मिल जाएगा। कैलिफोर्निया में जब मेरे हस्बैंड रहते थे सिंगल, तो उनका जो रेंट था स्टूडियो का वो तो 700। और जब हम लोग मैरीलैंड में आए, तो यहाँ पे जितने भी मेरे फ्रेंड्स रह रहे हैं स्टूडियो रूम में, उनका 500 600 इतना उनका जाता है। तो ये है टोटल कॉस्ट आपकी स्टूडियो रूम की। अगर मैं बात करूँ 1 BHK की, अगर आप 1 BHK में जाना चाहते हो, तो अगर मैं मैरीलैंड की बात करूँ तो यहाँ 1100 1200 में आपको 1 BHK मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं कैलिफोर्निया की बात करूँ जो एक्सपेंसिव जगह है, वहां पे आपका 1500 से 1700 के बीच में रूम रेंट था 1 BHK का। तो रूम रेंट जो 1 BHK है उसमें आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, पार्क वगैरह और पार्किंग वगैरह हर चीज मिलेगी आपको, और थोड़ा सा सोसाइटी मिलेगी, लोग भी आपको हो सकता है इंडियंस वगैरह मिल जाए। बट जो स्टूडियो रूम होता है ना, वहाँ पे पता नहीं है कि अमेरिकन रह रहे हैं कि जापानीज रह रहे हैं कि कौन सी मतलब लाइक कास्ट के लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को सोशल चीजें नहीं मिलेंगी। तो ये दोनों डिफरेंस है रूम रेंट और इसका स्टूडियो रूम का, मीन्स 1 BHK और स्टूडियो रूम का। अब आती है बात खाने की, बात इंडिविजुअल लोगों की। इंडिविजुअल अगर अगर यहाँ पे है, ग्रोसरी अगर वो लोग ले रहे हैं, तो देखो आप लोग महीने में 4 हफ्ते होते हैं, राइट, 4 वीक्स होते हैं। 1 वीक का अगर मैं बात करूं तो $50 से $60 के बीच में आप लोगों की सब्जी आ जाएंगी। तो इससे ज्यादा नहीं आता सब्जी का कॉस्ट जो होता है, $50 से $60 आप लोगों का सब्जी आएगा। और ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे रह रहे हो, क्योंकि जो भी आपके मार्केट में ग्रोसरीज के जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि पटेल ब्रदर्स हो गया, या कॉस्को हो गया, या वॉलमार्ट हो गया, टारगेट हो गया, या फिर इंडियन ग्रोसरी हो गया, यहाँ पे भी ना डिफरेंस होता है लोकेशन टू लोकेशन आपके ग्रोसरी का प्राइस का। ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, सेंट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस ऊपर नीचे होता है। तो लगभग अगर मैं मान के चलूँ आप किसी भी लोकेशन पे हो, तो 300 से 400 के बीच में इंडिविजुअली आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग में ग्रोसरी का आएगा, 300 से 400। तो आप इसको ना ऐड करते जाना, मैं ऐड करके डिफरेंट डिफरेंट आपको नहीं बता पाऊंगी कि 1 BHK का कितना है तो इसका कितना है, तो आप खुद ही ऐड कर लेना, ठीक है। 300 से 400 आपका आएगा। अगर आप चिकन खाते हो तो भी यहाँ पे चिकन वगैरह भी इतना महंगा नहीं मिलता है। हाँ, अगर आपको किसी नशा पानी की एडिक्शन है, लाइक अगर आप दिलबाग गुटखा ये सारी चीजें भी लेते हो और ड्रिंक वगैरह भी लेते हो, तो आप $100 और एक्स्ट्रा अपना मान के चलो, तो मतलब 500 में आपका हो जाएगा। जो लोग वेजिटेरियन है उनका 300 से 400 के बीच में हो जाएगा। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है हद से ज्यादा उनका 500 में 400 में जाएगा। और जो लोग नशा वगैरह करते हैं, मीन्स उनके अंदर कोई भी ऐसी चीज है, तो 500 अपना आप मान के चलो कि ग्रोसरी का होगा। अब आती है बात कार की। कार में जरूरी नहीं है कि आप लोग कार लो, क्योंकि इंडिविजुअल हो तो इतना जरूरी नहीं है, आप अपने फ्रेंड से भी कार पुलिंग कर सकते हो, उनके साथ भी। यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस के ऐसे लोग हैं। पहली बात तो जितने भी इंडियंस यहाँ पे होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा आपके साथ ऐसे हो जाएंगे कि मतलब आपके अपने घर के ही हैं। तो आपको हो सकता है कुछ टाइम के लिए कार भी ना लेनी पड़े, आप बस से भी ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे कार लेनी ही लेनी है, तो आप सेकंड हैंड भी कार ले सकते हो, क्योंकि आप इंडिविजुअल हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट हैंड कार लो, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपको कार नई लेनी है कि पुरानी लेनी है। स्टार्टिंग में इनिशियली यहाँ पे सब लोग सेकंड हैंड ही कार लेते हैं। तो इजिली अगर मैं बात करूँ 2-3 महीने अगर आप रुक जाओगे, बहुत अच्छे से अगर सर्च करोगे, तो आपको 7,000 से 10,000 के बीच में सेकंड हैंड कार आपको अच्छी कंडीशन में मिल जाएगी। तो सेकंड हैंड कार का तो ये है। और अगर आप नई कार लेना चाहते हो, तो उसमें हो सकता है फैसिलिटीज बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे ना हो, बट 15,000 में आपको स्टार्टिंग कार मिल जाएगी। कार भी जरूरी नहीं है कि आप लोग सारा पेमेंट एक ही साथ दो। डाउन पेमेंट आप 2 से 3 हजार भी अगर दोगे तो आपको न्यू कार मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सेकंड हैंड कार लेते हो, ऑब्वियसली सी बात है, आपको सारा पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप बैंक लोन लेके भी सारा पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप 6 से 7 महीने कुछ पैसे जोड़ो और उसके बाद आप कार ले लो। तो ये कार का कॉस्टिंग था इंडिविजुअल का, क्योंकि इंडिविजुअल को टेंशन लेने वाली बात ऐसी है नहीं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग न्यू कार लेना, क्योंकि अगर आप पुरानी कार लेते हो तो यहाँ पे ना जो मेंटेनेंस वगैरह है, सर्विस वगैरह, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है। अगर कुछ भी खराब हो जाता है कार में, तो आपको मुश्किल से ही कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो आपसे बोलेगा कि बहुत कम पैसों में चीजें हो जाएंगी। और बहुत यहाँ पे लोग ठगते भी हैं। मतलब आपको आपको इतनी नॉलेज तो है नहीं टेक्निकली कि कार किस सिचुएशन में है। बाहर से देखने में बहुत अच्छी है बट अंदर से बहुत खराब है, तो इस सिचुएशन में भी लोग कार ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो, लाइक 2 से 3 साल के लिए, 4 साल के लिए आ रहे हो, तो न्यू कार आप बाय करो 15 से 16 हजार में। और उसके बाद आप अपना बाद में सेल करोगे तो रीसेलिंग वैल्यू आ जाएगी। एक चीज मैं आपको बतानी भूल गई थी, जो आप रूम रेंट लोगे, 1 BHK लोगे, 1 BHK में जब आप 1 BHK और स्टूडियो रूम में क्या डिफरेंस है। अगर आप स्टूडियो रूम लोगे ना, तो आपको शायद सामान नहीं खरीदना पड़ेगा, मीन्स जैसे कि सोफा हो गया, बेड हो गया, तो वो सारी चीजें इनबिल्ट आती हैं और आपको हेल्प करेंगे लोग। तो जो आपका बिजली का खर्च वगैरह होगा ना, शायद कुछ स्टूडियो रूम में नहीं देने पड़ते। जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको सिर्फ 500 से 700 के बीच में स्टूडियो रूम का पैसा देना पड़ता है, बट उनका कोई भी बिजली का बिल, वाटर बिल, ये सारी पार्किंग का बिल, ये सारी चीजें नहीं आती हैं।
मतलब नहीं देना पड़ता है। उनका एक फिक्स प्राइस है कि उनका 700 है, 500 है, 600 उनका स्टूडियो रूम का है। तो स्टूडियो रूम में आपको बहुत ऑप्शंस ऐसे मिल जाते हैं कि आपको बिजली वगैरह का बिल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप 1 BHK में जाते हो तो वो एज अ अपार्टमेंट है, तो आपको बिजली का बिल भी देना पड़ेगा। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया आपका, गैस का बिल हो गया, पार्किंग हो गया आपका, सीवेज का बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी। तो जो आपका मैंने आपको बताया था कि इतने में मिलेगा, उसमें आप $200 और ऐड कर लो। ये भी डिपेंड करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। हमारे कुछ ऐसे सोसाइटी में लोग हैं जिनका $70-80 ही बिल आता है, बट हमारा जो है सिंगल फैमिली का भी 150 से $200 आता है। तो ये और ऐड कर लेना अपना, जो भी आपका मकान होगा। स्टूडियो रूम में तो शायद ही देना पड़े आपको, बट 1 BHK में आपको ये चीज देनी पड़ेगी। कार का भी बता दिया मैंने, ग्रोसरी बता दिया, रूम का भी पूरा कंफर्म कर दिया। अब आती है बात स्कूलिंग की। देखो इंडिविजुअल हो तो कोई भी बच्चा बच्चा तो स्कूल जाएगा नहीं, तो आपका कोई खर्चा है नहीं। इसके अलावा अब बात करते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस की, जिसमें हम कह सकते हैं कि आप बाहर आउटिंग वगैरह के लिए जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, या कभी कुछ खाने का मन कर गया, तो अगर आप बाहर से खाना खाना चाहते हो एग्जाम्पल, तो आपका पर पर्सन $25 में आपको इजिली मिल जाएगा। अगर सैटरडे संडे अगर आप अलग अलग दिन जा रहे हो तो आप उसको इंटू 2 कर लेना, तो $50 में 2 दिन का आपका खाना पीना हो जाएगा। तो और अगर आप कहीं घूमने जाते हो, तो अगर आपकी अपनी कार है, तो यहाँ पे अगर आप अपनी कार से जाते हो तो ज्यादा खर्चा ऑब्वियसली सी बात है नहीं आएगा, सिर्फ पेट्रोल का लगेगा। लेकिन अगर आप बाय बस जाते हो तो बस में आपको टाइम से वेट करना पड़ता है, इतना ज्यादा बस का भी खर्चा नहीं लगेगा। लेकिन कैब यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगी है। कैब आपको, अगर आप माइल्स के अकॉर्डिंग में बात करूँ, तो अगर 3 से 4 माइल है तो आपको इजिली $10 देने पड़ेंगे। तो माइल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी दूर जाना चाहते हो, उस हिसाब से कैब भी आपसे पैसा लेती है। तो कैब का अलग से पैसा आप अपना जोड़ लेना। अगर आप लोग गाड़ी नहीं लेते हो तो, गाड़ी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, गैस वगैरह आप अपना जो पेट्रोल वगैरह है वो अपना आप फिल करा लोगे। तो ये था आपका अलग से जो मैंने आपको ऑप्शन बताया। अब आती है बात आपके फ़ोन की, कि आप जब फ़ोन पे यहाँ पे बात करते हो तो इंटरनेट कनेक्शन वगैरह भी आपको चाहिए। मीन्स घर पे भी इंटरनेट चाहिए, आपके फ़ोन में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप किसी ऐसे मेंबर से जुड़ जाते हो जो 10-15 लोग हैं, अपना कनेक्शन कराते हैं और उसके साथ आप जुड़ जाते हो, तो आपको बहुत कम प्राइस देना पड़ता है। मीन्स $15 हद से हद आपका मोबाइल का रिचार्ज होगा। लेकिन जो घर का रिचार्ज होता है वाईफाई का कनेक्शन के लिए, क्योंकि आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आपको चाहिए ना, तो उस केस में आप मान के चलो कि आपका जो कनेक्शन स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्पीड चाहिए। अगर आपको अच्छी स्पीड चाहिए तो आप मान के चलो कि $100 आपका कम से कम ये आपका रिचार्ज होगा, इसका क्या बोलते हैं इंटरनेट का। तो वर्क फ्रॉम होम अगर कर रहे हो तो इस केस में अगर आपको ज़रूरत ही नहीं है तो फिर आपका फ़ोन भी सफिशियंट है। बट फ़ोन में भी ना बहुत कम आपको डेटा मिलता है, तो आपको 2-2 बार तो कम से कम रिचार्ज कराना ही पड़ता है। यहाँ पे जीबी में रिचार्ज मिलता है। मतलब मेरा जो अभी रिचार्ज है ये है आपका, मतलब ज़्यादा नहीं मिलता, 3 GB आपको मिलता है मंथली, और चार्जेस है $15। तो मुझे भी 2 बार कम से कम कराना पड़ता है, क्योंकि बाहर जाके ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये बात थी आपकी इंडिविजुअल पर्सन की। इसके अलावा जो भी खर्चे होते हैं वो खर्चे आपके अपने लाइफस्टाइल पे होते हैं, कि आप कितना घूमने जा रहे हो, कितनी जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली आप घूमने जा रहे हो, या किसी चीज में आपने अपने आप को एनरोल करा रखा है, कि जैसे कि आपने अमेजोन आपने खरीद रखा है। ये सारी चीजें बहुत लोगों को नहीं पसंद होती हैं, कि अमेजोन प्राइम ले रखा है, कि नेटफ्लिक्स ले रखा है, कि पिकासो ले रखा है। क्योंकि यहाँ पे टीवीज वगैरह जो होती है ना, वो आपका मतलब लोग यूज नहीं करते हैं, तो लोग यही सब चीजें मेंबरशिप शिप लेते हैं। तो इसमें भी अगर मैं बात करूँ तो $50 और आप ऐड कर लो। घर का अगर मैं बात करूँ कि भाई आपको बेड चाहिए, मैट्रेस चाहिए, ये सारी चीजें भी, भाई आप नए नए आओगे तो आपको ये सारी चीजें भी चाहिए ही होंगी ना। तो मैं घर का अगर पूरा सामान बात करूँ, देखो फ्रिज वगैरह और जो अवन वगैरह है ये, और वॉशिंग मशीन, ये सारी तो इनबिल्ट आती हैं आपकी घर के अंदर, है ना। डिश वॉशर भी इनबिल्ट आता है। लेकिन अगर मैं बेड की बात करूँ तो बेड तो आपको चाहिए होगा ना, मैट्रेस वगैरह चाहिए होंगी आपको। तो इसका जो कॉस्ट है आप 300 मान के चलो, क्योंकि आप सिंगल हो तो 300 में आपका इजीली हो जाएगा मैट्रेस का। बेड आपका यहाँ पे 50 से $100 के बीच में आ जाएगा। और इसके अलावा बाकी आपके अपने ऊपर है कि आप चेयर टेबल ये सारी चीजें लेना चाहते हो। तो चेयर टेबल भी मैं अगर बात करूँ तो $50 के अंदर अंदर आ जाएगा। मतलब अगर घर की मैं सारी चीजों की बात करूँ कि आपको मिक्सर वगैरह सब कुछ चाहिए, तो आप 500 या 600 और मान के चलो। इंडिविजुअल अगर आप हो तो बेसिक चीजें आपको घर में अवेलेबल हो जाएंगी। तो जितना भी मैंने आपको अमाउंट बताया उसको आप ऐड कर लेना, वो है आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो कि मैंने एक नॉर्मल वे में आपको बताया है। कि अगर आप कैलिफोर्निया हो, फ्लोरिडा हो, मियामी हो, शिकागो हो, और कौन सा स्टेट में कह सकते हैं, सैंडियागो हो, ये सारी जगह में अगर हो तो आपका एक्सपेंसिव इतना लगेगा। और ऊपर नीचे $100-200 ऊपर नीचे कर लेना अगर आप चीप जगह पे रहते हो, जैसे कि मैरीलैंड हो, या फिर आप टेक्सास हो, डेलास जा रहे हो, या फिर न्यू जर्सी जा रहे हो, तो थोड़ा सा आप $100-200 नीचे कर लेना, ऊपर नीचे कर लेना। तो इतना तो आपका मिनिमम आप मान के चलो। मैंने अभी कैलकुलेशन नहीं की, वो आप खुद देख लेना। अब आती है बात फैमिली लोगों की।
फैमिली में भी दो तरीके के लोग मैं डिवाइड करूंगी। एक तो होंगे जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब लाइक 5 साल से नीचे वाले, और एक है जो 5 साल से ऊपर वाले हैं। एक ही जगह पे डिफरेंस आएगा, सिर्फ स्कूलिंग में डिफरेंस आएगा उन दोनों में, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। यहाँ पे जितने भी फैमिली वाले लोग हैं उनके लिए घर में एक रूम एक्स्ट्रा होना चाहिए बच्चों के लिए, है ना। चाहे 2 बच्चे हो चाहे 3 बच्चे हो, आपका एक रूम सेपरेट अलग होना चाहिए। यहाँ पे मैंडेटरी है, आप 1 BHK में नहीं रह सकते। और 2 BHK आप लोगे यहाँ पे, अगर मैं 2 BHK बात करती हूँ किसी भी लोकेशन की, लाइक एग्जाम्पल सबसे पहले मैं एक्सपेंसिव लोकेशन की बात करती हूँ। कोई भी लोकेशन आप एक्सपेंसिव ले लेना, जेलो से अगर आप फाइंड करोगे ना, 2500 से 3000 में आपका जाएगा एक्सपेंसिव जगह का जो आपका 2 BHK का रेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप अपना $300 और एक्स्ट्रा मान के चलो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, और इसके साथ साथ आपका इंटरनेट कनेक्शन भी आप इसमें ले लो, सीवेज भी ले लो आप अपना, और पार्किंग भी ले लो। 300 और एक्स्ट्रा कर देना, क्योंकि यहाँ पे बच्चे होते हैं तो बहुत ज्यादा हमें गर्मी भी लगती है, ठंड भी लगती है, तो उसके अकॉर्डिंग एसी और हीटर यूज होता है। तो मतलब 3300 आप मान के चलो एक्सपेंसिव जगह पे आपका, $300 आपका इतना लगेगा एक्सपेंसिव जगह पे 2 BHK का कॉस्ट। अब अगर बात करते हैं हम इनएक्सपेंसिव जगह पे, चीप जगह पे, तो आपको 2000 से 2500 के बीच में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेके हर चीज हो जाएगा। 2500 आप मान के चलो, जैसे मैं रह रही हूँ चीप जगह पे, मीन्स मैं बहुत ज्यादा चीप भी नहीं है एक्सपेंसिव भी नहीं है, 2400 मेरा लगता है 2 BHK का, जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं। मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी में बिल भी आ गया, आपका गैस बिल भी आ गया, आपका इंटरनेट बिल भी आ गया, सब कुछ मिला के 2400 में हो जाता है, पार्किंग वार्किंग लगा के। ये दोनों डिफरेंस आ गए इनएक्सपेंसिव और एक्सपेंसिव का, ठीक है। अब आती है बात स्कूलिंग की। अगर छोटा बच्चा है आपका, है ना, तो आप अगर अगर आपकी वाइफ वर्किंग नहीं है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपको स्कूल में डालना पड़ेगा। अगर आप स्कूल में डालोगे तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल जो होते हैं उसके पैसे लगते हैं, मीन्स फीस लगती है। दो तरीके के स्कूल होते हैं, एक तो फुल डे वाले होते हैं, एक हाफ डे वाले होते हैं। हाफ डे में आपको जो पैसा है वो आपका कम लगता है, जैसा कि आपका आपका 900 के अंदर अंदर आपका हाफ डे में हो जाएगा। बच्चे से आप कैलकुलेट कर लेना कितने बच्चे हैं, तो उतना आप 900 कर लेना हाफ डे का। अगर आप फुल डे करते हो तो कम से कम 1700 1800 आपका स्कूलिंग का लगता है। स्कूलिंग में भी यहाँ पे बहुत लोग स्कूल नहीं डालते हैं अगर नॉन वर्किंग वाइफ है, लेकिन वर्किंग वाइफ है तो स्कूल डालते हैं। यहाँ पे पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि बच्चा अगर 4 साल का हो गया तो मन में खुद से हमारे अंदर से होता है कि भाई इंडिया होता तो ये बच्चा स्कूल जाता, है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग प्रीके में डाल देते हैं, तो यहाँ पे प्ले वगैरह कराते हैं, तो स्कूल में इस तरीके से बच्चे जाते हैं। लेकिन जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनकी 12th क्लास तक फीस नहीं लगती। डिपेंड करता है कि आप पब्लिक स्कूल में पढ़ाना चाहते हो प्राइवेट स्कूल में। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ाना चाह रहे हैं अपने बच्चों को, लैंग्वेज वगैरह पे भी वर्क करना चाह रहे हैं, तो वो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और वहाँ की फीस वो लोग देते हैं। लेकिन यहाँ पे 90% जो लोग हैं वो पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि पब्लिक स्कूल की भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। तो आपका बच्चा अगर 5 साल से बड़ा है, 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं और 12th क्लास तक तो फ्री ही है, उसके बाद ही कॉलेज में उनका फीस जाएगा। तो स्टडी का मीन्स आप लोगों का पैसा नहीं लगेगा। लेकिन जो लोग छोटे बच्चे लेके आ रहे हैं उनका पैसा स्कूल में भी जाता है, जैसे कि मेरे बच्चे का भी जाता है। मैं अपने बच्चे को फुल डे नहीं भेज पा रही हूँ क्योंकि सैलरी इतनी नहीं बच पाती है, और $1700 बहुत ज्यादा है, इसलिए 900 मेरे भी बच्चे का जाता है और हाफ डे के लिए ही मेरा बच्चा जाता है। अच्छा, यहाँ पे डिपेंड भी करता है, चॉइस भी है। आप 3 दिन भी बच्चे को भेज सकते हो स्कूल, 2 दिन भी भेज सकते हो, उसके हिसाब से भी फीस लगेगी। जरूरी नहीं है कि आप 5 ही दिन अपने बच्चे को भेजो। तो यहाँ पे ये चीज चॉइस भी होती है ना। ये चीज हो गया आपका। अब ऐड कर लेना जितना भी मैंने आपको बताया। अब आती है बात कार की। देखो, जितने भी फैमिली में मेंबर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कार भी चाहिए होगी, है ना। कार में मैं आपको सजेस्ट करूंगी पुरानी कार आप मत लेना, नई कार लेना, क्योंकि फैमिली है और जरा सा भी सरवाइव करना। और फैमिली के लिए तो कार यहाँ पे मैंडेटरी ही है, क्योंकि आप बस से ट्रैवल नहीं कर सकते बच्चों के साथ, बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है और जाने के लिए भी 10 बार सोचोगे। तो फैमिली के लिए तो मैंडेटरी है, बट इंडिविजुअल लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि वो सफर नहीं, मतलब उनको इतना सफर नहीं होगा। लेकिन जो फैमिली वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कार का जो एक्सपेंस था वो सेम ही है। अगर सेकंड हैंड कार पे जाते हो 7000 से 10,000 के बीच में डॉलर में आपको मिल जाएगी। नई कार के लिए जाते हो 15,000 से स्टार्टिंग है, और डिपेंड करता है 40-50,000 तक आप लोग जाओगे। जितनी नई कार लोगे, जितनी कम चली हुई लोगे, उसकी रीसेलिंग वैल्यू ज्यादा होगी। तो मोस्टली लोग जो फैमिली वाले हैं वो नई कार ही लेते हैं कुछ टाइम के पीरियड के बाद, ताकि वो रीसेल करके जाए, क्योंकि ये भी एक अच्छा असेट है। जब आप यहाँ से जाते हो तो अमेरिका में आप इस चीज को रीसेल करोगे तो आपको कुछ पैसा मिल जाएगा। अब आती है बात मेडिकल की। फैमिली वालों का मेडिकल बहुत ज्यादा जाता है। अगर मैं बात करूं कि आपके 2 बच्चे हैं, राइट, तो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, 2 बच्चे या 3 बच्चे, मेडिकल जो फैमिली का है वो सेम ही जाएगा। आपको फैमिली का ही लेना है, क्योंकि उसमें एम्प्लॉय आएगा, स्पाउस आएगा और किड्स आएंगे। किड्स चाहे 2 हो चाहे 1 हो, सेम पैसा जाएगा आपका, ठीक है। तो अब पैसा कितना जाएगा? अगर आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर आप लोग यहाँ पे आपके बच्चे नहीं हैं,
राइट। तो वो तो इंडिविजुअल वाले केस में ही चले जाएंगे, और एम्प्लॉय और स्पाउस बस है तो उस केस में जो आपका पैसा जाएगा वो 800-900 डॉलर तक आपका जाएगा। बट अगर मैं बात करूं कि फैमिली वाले लोगों का, उनका 1000 से 1400 के बीच में डॉलर में मेडिकल अलाउंसेस जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा कॉस्ट है जो आपका डिडक्शन होता ही होता है। मैं जैसा कि पता है आप लोगों को, मैं एचआर हूँ, तो मेरी कंपनी में जो डिडक्शंस होते हैं, मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज चेंज कर ली मेडिकल वाइज, तो दोनों में ही बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। 1200-1400 के बीच में फैमिली वालों का डिडक्शन होता है मेडिकल का। इसी में आप ये भी इंक्लूड कर लो, जैसे कि आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, डेंटल विजन, तो ये आपका अमाउंट हो गया इसका। तो ये आपका अमाउंट हो गया मेडिकल अलाउंस का और डेंटल विजन का। तो ये अपनी सैलरी में से ये भी आप डिडक्ट कर लेना। कुछ कंपनीज जो होती हैं वो आपकी सैलरी के अलावा ये अमाउंट काट के फिर सैलरी देती हैं। कुछ कंपनीज होती हैं जो आपको आने के बाद बताती हैं कि इतना डिडक्शन ये चीज होगा, तो आप पहले ही ये चीज पूछ लेना। अब बात आती है ग्रोसरी की। तो देखो, ग्रोसरी अगर मैं बात करूँ फैमिली की, तो 700 तक आपका ग्रोसरी लगेगा। अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो भी, और अगर आप लोग के पास बच्चा नहीं है, एम्प्लॉय और स्पाउस हो, तो आपका 700 तक ग्रोसरी लगेगा। लोकेशन टू लोकेशन आपका वेरी करता है ग्रोसरी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, 4 वीक्स होते हैं मंथ में, तो पर वीक आपका 70 से 80 डॉलर आपका लगेगा, सब्जी का, दूध का, पानी का, है ना। मतलब मंथली आप मान के चलो कि आपका 700 लगेगा, और इतना तो आप मान के ही चलो। और मिसलिनियस एक्सपेंसेस जैसे हैं, बाहर जाते हो खाने के लिए, तो आप वही $25 इंटू कर लो, 4, 3, 2 जितने भी लोग हैं। तो ये भी लाइफस्टाइल आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी दूर जा रहे हो खाने के लिए, आपका फिर उसके हिसाब से भी आप देखोगे अपना। तो ये आप मंथली इसको ऐड कर लेना। चलो, अब अंत तक आपने इस वीडियो को देख ही लिया होगा, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूँ जिससे हर एक इंडियन यहाँ पे सफर करता है। यहाँ पे ना क्रेडिट कार्ड एक ट्रैप है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक ही क्रेडिट कार्ड लेना, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड लोगे ना, तो जब तक आप रहोगे आप क्रेडिट कार्ड का बिल जरूर भरते रहोगे। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लेने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप खर्च करते हो ना तो सोचते नहीं हो। तो मोस्टली लोगों का ना यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का बिल ही 1000-1500 आ ही जाता है। हर महीने 1000-1500 आपका क्रेडिट कार्ड का बिल ही कटेगा। और लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्कोर बनाने के चक्कर में क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं ताकि उनका स्कोर बन पाए। लेकिन जब मंथली सैलरी आती है ना, तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का ही बिल आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने पे नहीं किया, डिले कर दिया, तो इंटरेस्ट बहुत तगड़ा है। तो इस ट्रैप में आप लोग मत फंसना। क्रेडिट कार्ड सिर्फ स्कोर बढ़ाने के लिए अगर आप लोग कर रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि आप टाइमली पे कर रहे हो। $200-300 हर महीने खर्च करो, टाइम पे आप दे दो। आप इस ट्रैप में अगर फंस गए एक बार, तो मैं यकीन करो कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे लोग यहाँ पे 3-3, 4-4, 5-5 क्रेडिट कार्ड लेके चलते हैं और उसको फिर पे करते हैं। पे करने के चक्कर में उनकी सैलरी नहीं बचती। तो ये ट्रैप इवन मैं भी फेस कर रही हूँ इस चीज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आप लोगों को बताई है। ध्यान रखना इस चीज को। सेविंग्स पे ज्यादा बिलीव करना इंस्टेड ऑफ क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कंटेंट मैंने आपको पूरा दे दिया। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ आपको पॉइंट मैंने मिस किया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपको मैं बताऊंगी। और थैंक यू सो मच। चलती हूँ, फिर दोबारा मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ। बताओ आपको कल मैं क्या कंटेंट लेके आऊँ दोबारा। और कल मैं लाइव भी आने वाली हूँ वेडनेसडे, हर वेडनेसडे 7 o'clock में इवनिंग में लाइव आती हूँ। कोई भी आपका कंसर्न हो आप लोग पूछ सकते हो। आपकी शिप्रा कल दोबारा आपको लाइव में भी मिलेगी, व्लॉग में भी मिलेगी। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करना वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय।